नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। सलाम तो करना पड़ेगा, सैल्यूट तो करना पड़ेगा हमारे इंडियन के रॉ एजेंट्स और आईबी एजेंट्स को, या हर उस एजेंट को जो हमारी खुफिया एजेंसी में काम कर रहा है और दिन रात वर्क कर रहा है कि ऐसे लोग दाऊद जैसे हमसे बहुत दूर रहें, और अगर कहीं दिखें भी तो उनके हिसाब से शायद कहीं ना कहीं कार्यवाही कर देनी चाहिए। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। खबर सोशल मीडिया पे ये चल रही थी कि दाऊद को दिया गया है जहर। हालांकि फिलहाल इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट तो नहीं आई है, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बस एक अफवाह उड़ाई गई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रॉ एजेंट्स हैं जो हो सकता है कि इतने अब पावरफुल हो चुके हैं कि वो ऐसे लोगों को अब छोड़ेंगे भी नहीं, और बात में सच्चाई भी दिख सकती है कि अगर कहीं ना कहीं हमारे देश के खिलाफ किसी ने अगर आवाज उठाने की कोशिश की या कहीं पे भी कोई भी हमला किया, तो स्वाभाविक सी बात है हमारी एजेंसीज हैं, वो दिन रात लगी रहती हैं और ऐसे लोगों को कहीं पे भी हो विश्व में उनको पकड़ कर छोड़ा नहीं जाएगा। पर फिलहाल रिपोर्ट ये है कि ये अभी बचे हैं यहाँ पे जेल में, पाकिस्तान में ही हैं, वही उस पाकिस्तान में जहाँ अभी तक डिनाई करता था कि हमारे पास दाऊद नहीं है, उसी के कराची के एक अस्पताल में ये एडमिट हो चुके हैं। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करें तो पहले भी ऐसा हो चुका है एक बार। साजिद मीर 26/11 का वो मास्टरमाइंड जो मुंबई में दहशत फैला रहा था, इसको भी पाकिस्तान की एक जेल ने, एक कोर्ट ने एक जेल करवाई थी और जेल में 8 साल को इसको रहने का दिया गया था, चार्ज भी लगा था। पर वहां पे भी इसको पॉइजन दिया गया था। तो खबर ये आई थी कि इसको भी जहर दिया गया था। तो अगर इसको दिया गया, वहीं के लोगों ने दिया था, अगर इसको जहर दिया जा सकता है तो दाऊद को क्यों नहीं, सवाल ये उठता है बार बार। और ऐसे सिचुएशन में जहां दाऊद बहुत ज्यादा क्राइम इन्वॉल्व हो चुका है, उसका गल्फ कंट्री से लेकर भारत तक अगर नेक्सस आप देखें तो एक से एक उसने दुश्मनी रख रखी है लोगों से, और ऐसा हो सकता था बिल्कुल। 26/11 का वो दर्दनाक हादसा शायद हम सभी को याद होगा। पर इससे बहुत पहले 1993 में शुरुआत हुई थी, पहली बार आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था पहली बार। तिरानवों के जो बम धमाके हुए थे उसमें दहल उठे थे लोग, काफी लोग मर गए थे, काफी लोग घायल भी हो चुके थे, और इसमें साफ साफ डी कंपनी और दाऊद का नाम सामने आया था। इतना ही नहीं, दाऊद के बारे में थोड़ा सा और देखा जाए तो ये कि ये पुलिस कांस्टेबल का बेटा रहा है जो कि मुंबई पुलिस में ही थे, और धीरे धीरे इसने 80 और 90 में अपना पूरा एंटरप्राइज बना लिया। इनकी जो कंपनी है डी कंपनी, वो अपने आप को कंपनी कहते हैं, और वो सारे स्मगलिंग, सारे एक्सटॉर्शन वाले सारे काम करते रहते हैं। यूएस तक ने इसके ऊपर $25 मिलियन का रख रखा है एक रिवॉर्ड, और ये ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है। पहली बार ऐसा हुआ था कि दाऊद जब कांस्टेबल का बेटा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो इसको जो मेंटोरशिप मिली वो मिली बशु दादा की। बशु दादा और दाऊद की धीरे धीरे बनना बंद हो चुकी थी, क्योंकि बशु दादा ने इसी के पिताजी को इंसल्ट किया था, और इसके बाद इसने वहां पे सोडा बॉटल्स फेंक फेंक के उन लोगों पे वार चालू कर दिया था। पहली बार गैंग वॉरफेयर देखने मिला था मुंबई में, 1990s की बात है। और उसके बाद दाऊद रुका ही नहीं। 1993 की बात है, डी कंपनी एसोसिएट्स, ये 1993 के बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व रहे हैं, आज कुछ लोग जेल में भी हैं। 1997 में इन्होंने हद पार कर दी थी। डी कंपनी के जो फॉर्मर मेंबर अबू सलेम और फजलुर रहमान थे, ये टी सीरीज के फाउंडर रहे गुलशन कुमार जी का, इन्होंने सरेआम वहां पे बंदूक से हमला किया था और उनका मर्डर कर दिया था। ये 1997 की बात है, अगस्त 12 की। और ही वॉज गन डाउन आउटसाइड अ टेम्पल इन अंधेरी वेस्ट। 16 गोलियां मारी गई थी, 16 बुलेट्स वर हिट। ये काम करते आ रहे हैं ऐसे कंपनी और ऐसे लोग जो मुंबई को अपना कहने लगे थे, और वहां पे एक नेक्सस बनने लगा था गैंगस्टर और कुछ लोगों के बीच में जो इनको बचाना भी चाहते थे। कुछ लोग बचाना इसलिए चाहते थे क्योंकि पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कमाई होने लगी थी। तो यहाँ पे जब पैसा दिखने लगा तो लोगों ने इनके लिए काम करना चालू कर दिया था, और इसी का खामियाजा ये रहा कि मुंबई, जो कि हमारा इकोनॉमिक सेंटर रहा है, वो हमेशा ही परेशान रहा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हमारे भारत के एजेंट्स हमेशा से इनके पीछे पड़े रहे। 1990 में दाऊद भाग कर चला जाता है भारत से, मतलब 1990s में, अब ये हाल नहीं पता है, अटैक होते रहे हैं। 1990s में वो भारत छोड़कर भाग चुका था, पाकिस्तान में जाके रहने लगा था। पाकिस्तान ने हमेशा ये डिनाई किया है कि वो पाकिस्तान में रहता है। आपके सामने अजीत डोवाल साहब हैं, इनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2005 में आरके सिंह साहब ने एक बात बताई थी, जो अभी हाल में आपके एनएसए अजीत डोवाल साहब हैं,
ये डायरेक्टर हुआ करते थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जिस समय दाऊद को मारने का प्रोग्राम किया गया था। जी हाँ, ये काम होना तब था जब पता चल सके कि दाऊद कहाँ है। तो अखबार में खबर ये आई थी कि दाऊद इब्राहिम की जो बेटी है महरुख, उसकी शादी होने वाली है पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद। उनके जो बेटे हैं जुनैद, उनसे शादी होने वाली थी और उसमें दाऊद इब्राहिम जरूर जाता। सब कुछ प्लान कर लिया गया था और ये प्लान ठीक ठाक तरीके से चल भी रहा था। पता चला था कि निकाह जो है वो मक्का में होगा 9 जुलाई को, और जो रिसेप्शन है वलीमा, वो 23 जुलाई को होगा ग्रांड हयात दुबई में। अब जैसे ये बात हमारे एजेंसीज को पता चली, प्लान चालू हो चुका था कि कैसे आखिर इसको मारा जाए। पॉइंट ये भी था कि अगर हमारे लोग दुबई जाते हैं और अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ उल्टा हो जाता है, तो हम डिनाई कर देंगे कि हमारे लोग कभी भी वहां गए थे। हालांकि सारी एजेंसीज के साथ यही होता है। पर यहाँ पे अजीत डोभाल साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसे शख्स को यूज किया जाए, एक ऐसे गैंगस्टर को यूज किया जाए और उसकी गैंग को यूज किया जाए जो दाऊद के खिलाफ है। बात हो रही थी छोटा राजन की। छोटा राजन दाऊद से अलग हो चुका था 1993 के बाद ही, और ये अपने आप को बनाना चाहता था दाऊद इब्राहिम का किलर, जिसको ये कहता था बुचर ऑफ मुंबई। ये अपने आप को हिंदू डॉन बनाना चाहता था, और इसी चीज में 2000 में अगर आप देखेंगे तो शायद बैंकॉक में इसके ऊपर अटैक भी करवाया गया था, जो कि दाऊद इब्राहिम ने ही करवाया था। डोवाल साहब के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना इन्हीं लोगों को अरेंज करके भेजा जाए। ये सिर्फ रिपोर्ट्स की बातें हैं, रिपोर्ट्स में जितना आई है, मीडिया में जितनी आई उसके हिसाब से ये बातें हैं। इसी को भेजा जाए और यही वहां पे जाके काम करते। इसने चुना, दो लोगों को चुना था इसने, और ये दोनों लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी कहीं ना कहीं। अब ये पता नहीं कहाँ दी गई थी, पर दी गई थी ट्रेनिंग कि वो जाके दुबई में काम करके आएंगे। शार्प शूटर्स थे। आरके सिंह साहब से ही बात हो रही थी और उन्होंने कहा, जो उस समय के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स का रोल समझ में नहीं आया। जैसे ही इन दोनों को डोवाल साहब के नेतृत्व में भेजा गया था मारने के लिए, छोटा गैंग के या छोटा राजन के जो गैंग के दो लोग थे उनको भेजा गया था। अजीत डोवाल साहब सब कुछ सुपरवाइज कर रहे थे, पर अचानक से देखने को मिला कि मुंबई पुलिस ऑफिशियल जहां पे ये लोग थे उनके तुरंत वहां पे अटैक करते हैं, या मतलब घुसते हैं, छापा मारते हैं और छापा मार के इन दोनों को अरेस्ट कर लेते। डोवाल साहब ने काफी कोशिश की समझाने की कि इनका मकसद क्या है, पर शायद मुंबई पुलिस नहीं समझ पाई। तो उनके ऊपर एक इल्जाम लगता है कि मुंबई पुलिस शायद, अभी हमें नहीं पता, ना हम इसको पुख्ता के साथ कह पाएंगे, पर इन द शब्द ऑफ मीडिया एंड द पीपल, शायद अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड की कमाई से इतना लगाव हो चुका था कि कुछ लोग मुंबई पुलिस के उस चीज से नहीं हट सकते थे। ईमानदार जो लोग थे वो उनके हाथ बंद चुके थे, और जो पूरी तरह से दाऊद के साथ मिल चुके थे वो खुलेआम चीजों को करने लगे थे। और यही होता है कि सैबोटैज हो जाता है दाऊद का ये ऑपरेशन। एक बात यहाँ पे ये भी समझ में आती है कि पाकिस्तान में अगर दाऊद नहीं था आज तक, तो था कहाँ। स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान ने हमेशा झूठ बोला है, भले ही वो हाफिज सईद के लिए हो या मसूद के लिए हो या नकवी के या लखवी के लिए हो, हमेशा से ही झूठ बोला है। पाकिस्तान 2020 की ही बात है, जब पाकिस्तान के ऊपर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक बहुत बड़ा लगता है लिस्ट, और कहते हैं कि अब वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में शामिल है। इस FATF से बचने के लिए कोशिश करता है पाकिस्तान कि इन लोगों के ऊपर चार्ज लगा दे, और उसने बोला हाँ ये हमारे यहाँ पाए गए हैं और इनके खिलाफ कोर्ट में केस अब हम चलवाएंगे। ये सिर्फ इसलिए किया था इसने, पाकिस्तान ने, ताकि FATF इसको एक ठीक नजर से देखे, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको भी ग्रे लिस्ट में या इससे भी खराब लिस्ट में रखती है, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, लोग उनसे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए सिर्फ एक पाकिस्तान ने सिर्फ इतनी कोशिश की कि इन लोगों का नाम दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि हाँ ये हमारे यहाँ है और इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। सब कुछ अगर आप देखा जाए तो रहा है पाकिस्तान का ही, और यहाँ पे जितनी ये खुरापाते रही हैं, उत्पातें रही हैं, आप देख सकते हैं पाकिस्तान द्वारा ही की गई थी। अब हमारे इंडियन एजेंट्स है, भले वो IB के हों या रॉ के हों, हमेशा लगे रहे हैं। कोई भी अटैक हो या उसके पहले वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो एक सल्यूट तो जरूर बनता है उनके लिए कि इसके वेयर अबाउट्स के बारे में भले किसी को ना पता हो, पर हमारे रॉ एजेंट्स के बारे में या को इनके बारे में जरूर सब कुछ पता रहता है। उम्मीद है आपको ये